हेलो बच्चों, आज हम आपकी ईवीएस की किताब से पढ़ेंगे पाठ 24 दूर देश की बात। तो इस नाम से हमें पता चल रहा है कि आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी हमें जानकारी मिलने वाली है वो किसी दूर देश के बारे में होगी, यानी कि हमारे भारत देश के बारे में वो नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमें कौन सी नई जानकारी मिलने वाली है और आज हमारा कौन सा ज्ञान बढ़ने वाला है जो कि हमारे आगे चलकर काम आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं दूर देश की बात। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिट्टप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिट्टप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वह वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिट्टप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि वो जो दूर देश जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वह अबू धाबी है। तो देखते हैं हमें अबू धाबी के बारे में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि चिट्टप्पन और उनका परिवार चिट्टप्पन जो है नौकरी करने के लिए अबू धाबी में गए थे और उनका परिवार भी उन्हीं के साथ वहाँ पर रह रहा था। और वो लोग 5 साल बाद अब घर आए हैं और उनको लेने के लिए मालू और उसके अप्पा हवाई अड्डे गए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब भी कोई दूर देश की यात्रा होती है तो वो हवाई जहाज के द्वारा ही होती है। और हवाई जहाज जैसे कि बस हमें बस स्टैंड पर मिलती है, रेल हमें रेलवे स्टेशन पर मिलती है, तो इसी तरह जो हवाई जहाज हैं वो हवाई अड्डे पर ही आते हैं। तो इसीलिए मालू और उसके अप्पा चिट्टप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए हैं। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया। आखिरकार चिट्टप्पन, कुजम्बा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। अब देखो, जब वो हवाई जहाज से उतरे तो सबसे पहले तो सारा जो सामान है उसको उतरने में बहुत समय लग जाता है और फिर सामान उतार कर सब लोग हवाई अड्डे से बाहर की ओर आते हैं। अब जब चिट्टप्पन का परिवार बाहर आया तो यहाँ पर अप्पा कहते हैं कि शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, और फिर सारा सामान टैक्सी में रखा जाता है और सब लोग चल देते हैं मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, मालू ने कहा। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है, शांता बोली। अब देखो, अबू धाबी अगर वैसे देखा जाए तो भारत से या फिर हमारे यहाँ से जहाँ पे भी आप रह रहे हो बहुत ही दूर है, लेकिन जो हवाई जहाज होता है वो हवा में बहुत ही तेजी से उड़ता है, जिसके कारण हमारी दूरी का समय बहुत ही कम हो जाता है। तो देखो, वो लोग यहाँ पे 2 घंटे में ही पहुँच गए हैं। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफर की बातें जानना चाहती थी। अब देखो, यहाँ पर मालू ये सुनकर बहुत ही हैरान हो गई कि वह लोग अबू धाबी से यहाँ 2 घंटे में पहुँच गए, जबकि उसने नक्शे में कोच्चि और चेन्नई को देखा था तो बहुत ही पास पास दिख रहे थे, लेकिन जब वह अपने स्कूल ट्रिप में गई तो उसे चेन्नई पहुंचने में पूरे 12 घंटे लगे। अब वह अपने जो भी है उसको वहाँ पे अपना ट्रिप, उसको बहुत ही वहाँ पे उसने मज़े किए थे। अब वो मालू से उसके सफ़र के बारे में सब कुछ जानना चाहती है कि उसका सफ़र कैसा रहा।
रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली। अब देखो, मालू ने उसको पूछा कि जब तुम हवाई जहाज में बैठे थे, ऊपर उड़ रहे थे, तो तुम्हें नीचे क्या क्या मजेदार चीजें दिखी? तो इस पर शशि ने उसको जवाब दिया कि हाँ, जब हम ऊपर हवाई जहाज में उड़ रहे थे तो हमें पहले तो बादल ही बादल दिखे, उसके बाद हमें जो है नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, और रेत भी हमको दिखाई दे रही थी तो उसका रंग हमें बदलता हुआ नजर आ रहा था। कभी वो सफेद दिख रही थी, कभी भूरी, कभी पीली, तो कभी काली। फिर उसके बाद उसने कहा कि कभी उसको रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, और फिर थोड़ी देर बाद नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं, शशि ने आगे कहा। अब ये जो रेत के पहाड़ों की वो बात कर रही है, वह कहती है कि इन रेत के पहाड़ों को रेत के टीले भी कहते हैं। मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है, मालू बोल पड़ी। तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए, चिट्टप्पन बोले। अब देखो, यहाँ पर मालू बोलती है कि मैंने केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है और कहीं नहीं देखी। तो इस पर चिट्टप्पन बोलते हैं कि फिर तो तुमको अबू धाबी जरूर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही रेत के टीले उसको देखने को मिलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़, ना ही हरियाली, केवल रेत। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो अबू धाबी है और उसके आसपास के देश जो है वो पूरे रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है, कोई पेड़ नहीं दिखता, कोई हरियाली नहीं दिखती। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्मा बोली। बारिश कैसी होती है, यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील है और ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है, चिट्टप्पन ने कहा। अब देखो, जिस इलाके में ना तो नदी हो, ना तालाब हो, ना झील हो और बारिश भी ना होती हो, तो समझो वहां पर पानी का कीमती होना बहुत ही सच बात ही होगी। क्योंकि अगर हमारे पास भी पानी बहुत कम हो तो हमें भी लगेगा कि हाँ, यह पानी बहुत कीमती है, इसे हम बर्बाद ना करें। तो यही यहाँ पर चिट्टप्पन ने बताया कि जहां वो रह रहे हैं वहां ना तो बारिश है, ना ही ठंडी हवाएं चलती है, ना ठंडा पानी है, बारिश भी नहीं होती, और झील, नदी, तालाब वहां पर कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको यहाँ केरल की जो है बहुत ही याद आती थी वहां पर रहकर, और अपने के घर केरल में आकर वो ये सब चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिट्टप्पन ने बताया। अब देखो, वहां पे पेट्रोल अधिक मात्रा पे मिलता है, तो इसलिए वहां पर पेट्रोल जो है वो पानी की अपेक्षा सस्ता मिलता है। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है।
अब देखो जब वो घर पहुंच गए और टैक्सी से उतरे तो उन्होंने इतने सारे फलों के पेड़ देखे कि वह बहुत हैरान रह गए एक साथ इतने सारे पेड़ों को देखकर। और यह देखकर वो एकदम से बोल पड़े कि अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर का ही पेड़ दिखाई देता है, क्योंकि वह ही सिर्फ वहां पर उग सकता है। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वह सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अब अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीर भी दिखाई। अब देखो जैसे भारत में हम जिन नोट को, जिन पैसों को इस्तेमाल करते हैं उनको हम रुपए बोलते हैं। और यह रुपए भी आपने देखा है अलग अलग रूप में होते हैं। कुछ सिक्कों के रूप में होते हैं, कुछ नोट के रूप में होते हैं, और कुछ नोट 5 रुपए के, 10 रुपए के, अलग अलग तरह के नोट होते हैं। और सभी को लेकिन हम बोलने के लिए रुपए का इस्तेमाल करते हैं। तो अबू धाबी में इसी तरह के अलग अलग तरह के नोट और सिक्के पाए जाते हैं, लेकिन उनको दिरहम बोला जाता है। अब उन्होंने बताया कि जो वहाँ के नोट या सिक्के हैं उन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है, और साथ ही उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिट्टप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिट्टप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। इससे वह तेज धूप से बच जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये जो फोटो हमें दिखाई गई है, इस पर हमें दिख रही हैं इतनी सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सभी पर शीशे की बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। तो इन्हीं खिड़कियों को देखकर मालू बोल उठती है कि सब लोग खिड़की खोलकर ठंडी हवा का मजा लेते होंगे, लेकिन उसको पता चला कि वहां पर खिड़कियां नहीं खोली जाती, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्म हवा चल रही होती है और उस गर्म हवा से बचने के लिए लोग सारी जगहों पर एयर कंडीशनर को चलाते हैं, तथा जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त वो गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े ढीले ढाले पहनते हैं और अपने सरों को भी ढक कर रखते हैं। मालू को वहां की तस्वीरें देखने में बहुत मजा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि अब अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। अब देखो हमने भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखी, हमें बहुत सारी पता चली है चीजें यहाँ पर अबू धाबी के बारे में। जैसे कि पहली चीज कि वहां पर चारों तरफ बहुत ही रेत देखने को मिलता है। दूसरी चीज कि वहां पर सिर्फ खजूर का पेड़ ही मिलता है। तीसरी चीज वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और चौथी चीज कि वहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और पांचवी चीज हमें यह पता चली कि वहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, इसलिए पानी की अपेक्षा पेट्रोल का दाम सस्ता है। अब यहाँ पर इन सारी जानकारियों को लेकर मालू जो है एक रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। तो अब हमको क्या करना है, उसको हमें इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद करनी है।
तो सबसे पहले हमें कहा है चर्चा करो और लिखो। तो अब हम लोग भी अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और फिर लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना। अब देखो, आपको कहा है कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, आपको क्या करना है, अबू धाबी से उस शहर की तुलना करनी है और एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है। उस रिपोर्ट में आप तुलना करने के लिए चित्रों या तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चित्र आप खुद बना सकते हो और अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उसको आप यहाँ पर चिपका सकते हो। लेकिन अपनी रिपोर्ट में आपको इन जानकारियों को जरूर बताना है, जैसे कि जलवायु और मौसम, लोगों का पहनावा, सड़कों पर वाहन, खान पान, पेड़ पौधे, इमारतें और भाषा। तो जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें कि मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में मैंने लिखा है तुलनात्मक बिंदु। उसके बाद दूसरे कॉलम में मैंने सबसे ऊपर लिखा है अबू धाबी और तीसरे कॉलम में यानी कि स्तंभ में मैंने लिखा है केरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अबू धाबी की केरल से तुलना करने वाली हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला हमें तुलना जिस चीज में करनी है वो है जलवायु एवं मौसम। तो अबू धाबी में शुष्क एवं अत्यधिक गर्म होता है। केरल में गर्म एवं नमी युक्त मौसम होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है लोगों का पहनावा। तो अबू धाबी में लोग जो है ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। अब देखो, मैं आपको इसका एक चित्र भी दे रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ आप ये इस चित्र में देखिए कि किस तरह का इसमें हमें दिखाई गई है चीजों को, कपड़ों को, और क्या हमने यहाँ पर लिखा है। तो जैसे कि इस चित्र में मैंने देखा, अबू धाबी में लोगों का जो है पहनावा है बहुत ही ढीला ढाला है और वह सूती कपड़े ही पहनते हैं। इसके बाद केरल में लोग कुर्ता और उसके साथ जो है लुंगी को पहनते हैं जो कि सूती में होती है। अब है पेड़ पौधे। तो अबू धाबी में खजूर के पेड़ होते हैं और केरल में नारियल एवं अन्य पेड़ पाए जाते हैं। अब है इमारतें। तो अबू धाबी में बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें पाई जाती हैं जो कि शीशे की खिड़कियों से जिन पर कि शीशे की खिड़कियां होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है। और केरल में हमें बहुत सारे समुद्र देखने को मिलते हैं जिसके कि चारों तरफ बहुत ही पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं। किनारे पर बहुत सारे नारियल के पेड़ या अन्य पेड़ लगे होते हैं और बहुत बड़े बड़े समुद्र हमें केरल में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं सड़कों पर वाहन। तो अबू धाबी में देखो सड़कों पर कितने तरह के वाहन, कितने तरह की गाड़ियां चल रही हैं और इसी तरह केरल में भी सड़कों पर बहुत तरह की गाड़ियां, वाहन चल रहे हैं। अब है खान पान। तो अबू धाबी में खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन और कबाब खाया जाता है। और केरल के खान पान की बात करें तो वहां पर इडली, डोसे, उत्पम, मछली खाई जाती है। अब हम भाषा के बारे में बोलेंगे। तो अबू धाबी में भाषा जो है वो अरबी का इस्तेमाल किया जाता है और केरल में मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग हमारी ये रिपोर्ट हमने तैयार कर दी है। तो मैंने जैसे अबू धाबी की केरल के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की है, अगर आप किसी और शहर के साथ करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है, रेगिस्तानी इलाके में रेतीले जमीन होते हैं तथा पानी की कमी होती है। वर्षा भी नहीं के बराबर होती है, इसलिए उस इलाके में बहुत ही कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब है तीसरा सवाल, क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? तो इसका जवाब है, हाँ, मेरे भैया विदेश में रहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है,
वह वहाँ कब से रहते हैं? वह वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण था? तो इसका जवाब है मेरे भैया वहाँ पिछले 10 सालों से रहते हैं। शुरू में वहाँ वह पढ़ाई करने गए थे, फिर बाद में वहाँ काम करने लगे और उनका वहाँ जाने का कोई और अन्य कारण नहीं था। अब हमारा अगला कार्य है, इन नोटों को देखो, हर नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखो। अब देखो यहाँ पे हमें 4 तरह के नोट बताए गए हैं और कहा है कि उसके सामने जो एक बॉक्स दिया है उस पर आपको उस नोट का मूल्य लिखना है। तो सबसे जो पहला नोट है उसका मूल्य है 5 रुपए। फिर जो दूसरा नोट है उसका मूल्य है 10 रुपए। फिर जो तीसरा नोट है उसका मूल्य है 100 रुपए। अब जो चौथा नोट है उसका मूल्य है 500 रुपए। देखो इस पर सभी संख्याएं लिखी हुई हैं जिससे कि आपको भी पता चल रहा होगा कि उनका मूल्य क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, यह कौन से देश के नोट हैं, तुम कैसे जानोगे? तो इसके पहला सवाल है कि यह कौन से देश के नोट हैं? तो यह भारत देश के नोट हैं। फिर पूछा है कि तुम कैसे जानोगे? तो हम नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, उससे जान पाएंगे कि यह भारत देश के नोट है। अब हमें पूछा है नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? तो आप सभी लोगों को इसके लिए तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी, सभी लोग पहचान गए होंगे कि नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। अब पूछा है क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, नोटों पर मूल्य के अलावा नोट के सीरियल नंबर भी लिखे हैं। अब देखो ये जो सीरियल नंबर है कहाँ पर है? ये सबसे पहले आप देखोगे कि नोट में जो आप देख रहे हो एक नोट में दाईं तरफ नीचे की ओर 5 रुपए के नोट पे आप ये देखोगे कि दाईं तरफ नीचे जो लिखा है 60 C, उसके बाद 7 6 2 3 5 0, यह इसका सीरियल नंबर है। इसी तरह आप 10 के नोट पे देखोगे तो दाईं तरफ ऊपर और बाईं तरफ नीचे जो लिखा है यह इसका सीरियल नंबर है। अब 100 के नोट पे आप देखोगे कि उसमें भी दाईं तरफ ऊपर और बाईं तरफ नीचे जो 00 लिखा है, क्योंकि ये नमूने के नोट हैं तो इसलिए नंबर नहीं है, पर बताया गया है कि यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। फिर 500 के नोट पर आप देखोगे कि बाईं तरफ ऊपर और दाईं तरफ नीचे जो नंबर लिखे हैं वो इस नोट के सीरियल नंबर हैं। अब हमारा अगला सवाल है, क्या 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा नहीं हो सकता। अब हमारा अगला सवाल है, एक 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो? अब आपको क्या करना है, एक 10 रुपए का नोट लेना है और उस पर आपको देखना है कि बहुत सारी भाषाएं लिखी होती हैं। आप उसमें से कौन कौन सी पहचान सकते हो उसको आप अपने जवाब में लिखोगे। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, इसमें मैं हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा को पहचान सकती हूँ। अब कहा है किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। तो सभी नोट पर आप देखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का नाम लिखा होता है, पर आप कोई सा भी एक नोट ले सकते हो और उसमें देखोगे कि कौन से बैंक का नाम है और वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो जैसे कि मैंने एक 50 रुपए का नोट लिया और मैंने उसमें देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का नाम लिखा है। अब कहा है आपको कि आपको एक कार्य करना है जिसमें कि कहा है सिक्कों का मिलान करो। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इन सिक्कों का मिलान करना है। तो मिलान क्यों करना है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर क्या करा है, सिक्के के अलग अलग तरफ के चित्र हमें दिए हैं जिसमें कि
एक तो हेड की तरफ है और एक टेल की तरफ है, तो उसमें हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो हमें इन सिक्कों के लिए 8 फोटो दिखाई गई हैं और ये 8 फोटो इसलिए हैं क्योंकि उनके आगे और पीछे दोनों तरफ की फोटो दिखाई गई हैं। अब हमको क्या करना है, इनको मिलान करना है कि कौन सा एक ही सिक्के का आगे की तरफ है और कौन सा वो पीछे का हिस्सा है। तो हमें सबसे पहले हम जो हमारे ऊपर वाली लाइन में सबसे पहला सिक्का है उसका हम मिलान करेंगे। तो इस ऊपर वाली लाइन के पहले सिक्के का मिलान होगा ऊपर वाली लाइन के ही आखिरी सिक्के से। तो ये हो गया 1 रुपए के सिक्के के आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। अब हमें करना है ऊपर की लाइन के दूसरे सिक्के का मिलान। तो इसका मिलान हम करेंगे 5 रुपए के नीचे वाले लाइन के पहले सिक्के से, यानी कि ये 5 रुपए के सिक्के का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा हो गया। अब हमें ऊपर के लाइन के तीसरे सिक्के का मिलान करना है। तो इसका तो आप लोग भी पहचान ही गए होंगे कि यह उसी के नीचे वाले सिक्के से उसका मिलान हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली लाइन के तीसरे सिक्के से मिलान हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी सिक्का है जो कि ऊपर लाइन का चौथा सिक्का है, इसका मिलान हम कर चुके हैं। अब हमारा जो आखिरी सिक्का वो बचा है 2 रुपए का सिक्का। तो ये जो 2 रुपए का सिक्का है जो कि दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पर है, इसका मिलान हम करेंगे दूसरी लाइन के चौथे सिक्के से। तो इस तरीके से 2 रुपए के सिक्के का भी दोनों हिस्से हो गए। अब हमने इन चारों सिक्कों को पूरा कर दिया है और इनका मिलान कर दिया है। अब हमारा अगला कार्य है, इनमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो। तो इनमें से आपने भी देखा होगा कि आप भी सभी सिक्कों को पहचान गए होंगे, तो और मैं भी पहचानी गई हूँ। तो इसका जवाब है इनमें से सभी सिक्के मैं पहचान सकती हूँ। एक है 5 रुपए का सिक्का, एक है 2 रुपए का सिक्का, एक है 1 रुपए का सिक्का और एक 50 पैसे का सिक्का। अब हमारा अगला सवाल है, सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है। तो इसका जवाब है सिक्कों पर मूल्य के अलावा देश का नाम एवं बनने का वर्ष लिखा हुआ है। आप भी देख ही रहे हो इसमें कि भारत लिखा है और जिस वर्ष में वो बना है वो लिखा हुआ है। अब हमारा अगला सवाल है, इन नोटों को देखो, क्या यह सभी नोट भारत के हैं। जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर लाल गोले बनाओ, पता करो और लिखो कि बचे हुए नोट कहाँ के हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें बहुत सारे नोट दिए हैं। इन नोट में हमें देखना है कि जो नोट भारत के नहीं हैं, अब भारत के तो सभी नोट आप भी पहचानते ही होंगे, हाँ जो दूसरे देश के नोट हैं उन्हें हम नहीं पहचान पाएंगे। तो जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर हमें लाल गोला लगाना है और वह किस देश का नोट है वो हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले जो हमारी बाएं तरफ की पहली लाइन है उससे शुरू करते हैं। तो जो पहला नोट है वो है इंग्लैंड का, तो यानी कि आप उस पर लाल गोला लगा देंगे। फिर उसके नीचे वाला जो नोट है वो है अमेरिका का, इस पर भी हम लाल गोला लगाएंगे। फिर उसके नीचे का जो नोट है वो है चीन का, इस पर भी हम लाल गोला लगा देंगे। उसके नीचे वाला जो नोट है वो भी चीन का है, तो इस पर भी हम लाल गोला लगा देंगे। अब हम आते हैं दूसरी लाइन पे। तो दूसरी लाइन पे जो पहला नोट है वो आप लोग पहचान ही गए होंगे, 100 रुपए का नोट है और भारत का है। तो इस पर हमें लाल गोला नहीं लगाना है, बस आप इसके नीचे लिख दीजिए भारत। अब जो उसके नीचे का नोट है वो है ओमान, तो इस पे आप लाल गोला लगाएंगे। फिर उसके नीचे वाला जो नोट है वो भी ओमान का है, तो उस पर भी आप लाल गोला लगाएंगे। फिर जो चौथे नंबर का नोट है वो 10 रुपए का नोट है और भारत का है, तो इस पर हमें लाल गोला नहीं लगाना है, क्योंकि लाल गोला सिर्फ उन पर लगाना है जो कि दूसरे देशों के नोट हैं। तो इसके नीचे आप सिर्फ लिखेंगे भारत। अब हम तीसरी उस पे आते हैं, तीसरे स्तंभ पर आते हैं, जिसपे कि सबसे ऊपर जो नोट है वो अमेरिका का है, तो इसके नीचे आप अमेरिका लिखेंगे और इस पर लाल गोला लगाएंगे।
फिर जो दूसरा नोट है वो 5 रुपए का है और भारत का है, तो इसके नीचे आप सिर्फ भारत लिख देंगे। फिर जो तीसरा नोट है वो चीन का है, तो इसके नीचे आप चीन लिखेंगे और इस पर लाल गोला लगाएंगे। फिर जो चौथा नोट है वो भी चीन का है, तो इसके नीचे आप चीन लिखकर इस पर लाल गोला लगाएंगे। अब जो हमारा पांचवा नोट है वो इंग्लैंड का है, तो इसके नीचे इंग्लैंड लिखकर आप इस पर लाल गोला लगाएंगे। अब देखो, हमने अपने घर में बैठे बैठे ही दूर देश की कितनी सारी बातें करी। उस देश के मौसम के बारे में जाना, उस देश के पेड़ पौधों के बारे में जाना, वहाँ की जलवायु के बारे में जाना और वहाँ के रहन सहन खाने के बारे में भी हमने जान लिया। यहाँ तक कि उस देश में कौन से किस तरह के नोट होते हैं, किस तरह के सिक्के होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर जाना है। तो कितना अच्छा लगा हमें दूर देश की बात करना। अब आपको क्या करना है, हमारा यह पाठ खत्म हो गया है, आपको इसे दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, समझना है, दोहराना है और जितने भी इसमें कार्य हैं आपको वो पूरा करना है। तो हम लोग अब मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।